हेलो, मैं हूं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रक्षेप्य गति होती क्या है। तो प्रक्षेप्य गति की डेफिनेशन की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं प्रक्षेप्य गति। यदि किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार मार्ग पर गति करते हुए पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरती है। पिंड की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन हो गई, पर हमें बात समझ में नहीं आई कि होता क्या है एक्चुअल में। आपने देखा होगा कि जब आप कोई फल वगैरह तोड़ते हैं तो पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं। जो पत्थर मारते हैं वो एक्चुअल में पत्थर की जो डायरेक्शन होती है, हम बिल्कुल सीधे ना फेंकते, उसको किसी दूसरी दिशा में फेंकते हैं। मतलब बिल्कुल एक्चुअल सीधे ना फेंकते हुए किसी भी दूसरी दिशा में यदि फेंका जाए तो वो जो कण है वो इस प्रकार गति करता है। यदि आपने यहाँ से उसको फेंका तो वो इस तरीके से गति करते हुए पृथ्वी पर किसी दूसरे स्थान पर जाके गिरता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उस गति को कहते हैं प्रक्षेप्य गति। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर जब खिलाड़ी बॉल को सिक्स मारता है तो बॉल जैसे बल्ले से टकराने के बाद इस तरीके से ट्रेवल करते हुए जाती है। तो इस तरीके से जो ट्रेवल करती है ये एक वक्राकार पथ पर गति करते हुए पृथ्वी पर किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरती है। तो उसकी जो गति होती है इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति के लिए डेरिवेशन हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने एक्स अक्ष लिया, इसको हम क्षैतिज कह सकते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधे, और क्षैतिज ऐसे जमीन के ऊपर सीधे। यहां से हमने किसी वस्तु को यहां से किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं। अब हमने देखा कि वस्तु को हम फेंकना ऐसे चाह रहे हैं कि बिल्कुल सीधे यहां से सीधे निकल जाए, परंतु हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जो वस्तु है वो ऐसे सीधे ना जाते हुए इस तरीके से गति करते हुए पृथ्वी पर किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरती है। तो सबसे पहले ये कारण ढूंढते हैं कि इसका क्या कारण है कि ये बिल्कुल हमने फेंका इसको सीधे थे, परंतु ये वापस ऐसे कैसे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस वस्तु के ऊपर कोई ना कोई बल लग रहा है, जो बल इसकी गति को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो जब वस्तु को यहां से फेंका जाता है तो उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होता है कि इस वस्तु का जो है वो बल, जो वेग है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वेग कम होता जाता है, कम होता जाता है, और इसका जो मार्ग है वो इस तरीके से हो जाता है। अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, सबसे ऊपर के पॉइंट पर उसका वेग लगभग मतलब जीरो हो जाता है। जब वेग जीरो हो जाता है उसके बाद जैसे वो धरती की तरफ गिरती है तो उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण फिर काम करना शुरू होता है, और जो कि वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है मतलब गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होगा, यानी वस्तु के वेग में बढ़ोतरी करता जाएगा। इस कारण जो वस्तु है वो ऐसे ट्रेवल करते हुए और यहाँ पर गिरती है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जब वस्तु को यहाँ से हम फेंका जाता है तो जो वस्तु प्रारंभिक वेग हमने v0 से इसको फेंका था, तो हम देखते हैं कि v0 से जब वस्तु को हमने फेंका है तो यहाँ से ये क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। जब क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है तो यहाँ से जब कोई भी वस्तु एंगल क्रिएट करती है, यहाँ से ऐसे तिरछा आप देख रहे हो एंगल क्रिएट कर रहा है। यदि ऐसा एंगल क्रिएट करता है तो इसको दो घटकों में तोड़ा जा सकता है। पहला घटक हो गया हमारा क्षैतिज घटक, जिसको हम कहेंगे v0 cos थीटा, और दूसरा हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको हम कहेंगे v0 sin थीटा। यानी v0 के दो घटकों में हमने तोड़ लिया। अब एक बात और ये समझना जरूरी है कि यदि वस्तु को हम बिल्कुल सीधे फेंकते, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर इस दिशा में फेंकते तो वो अधिकतम दूरी तय करती, या इस दिशा में फेंकते तो अधिक दूरी तय करती। तो आपका जवाब होगा कि यदि हम वस्तु को ऐसे फेंकेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेगी, और ऐसे फेंकेंगे तो कम दूरी तय करेगी। अब इसका कारण जान लेते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि वस्तु इस तरफ कम दूरी तय करती है और इस तरफ अधिकतम दूरी तय करती है। तो इसका कारण यह है कि जब वस्तु को यहां से फेंका जाता है तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बिल्कुल ऐसे काम करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर जैसे वस्तु को फेंका जाता है तो उसके वेग में निरंतर कमी होती जाती है, और वो
बहुत कम दूरी तय करती है। और जब यहां से फेंका जाता है तो उस वस्तु पर जो गुरुत्वीय त्वरण है लगभग शून्य हो जाता है। और यहां पर जो है इस अक्ष पर जो गुरुत्वीय त्वरण का यानी वस्तु के मान में, त्वरण के मान में धीरे धीरे कमी होती जाती है, इसलिए वाई अक्ष पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा। अब देखिए ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, तो डेरिवेशन करना इतना मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि v0 को हमने दो घटकों में तोड़ा। एक घटक हो गया हमारा v0 cos थीटा और एक हो गया v0 sin थीटा। अब दोनों अक्ष के यानी क्षैतिज अक्ष पर और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हम इसकी गति निकालेंगे। तो देखिए पहले हम निकालते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। यदि हम ऊर्ध्वाधर गति की बात करें तो ऊर्ध्वाधर गति पर जो प्रारंभिक वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा हमारा v0y बराबर v0 sin थीटा। यानी ऊर्ध्वाधर गति पर जो प्रारंभिक वेग है वो v0 है। यदि हम यहाँ पे त्वरण की बात करें तो ay बराबर हो जाएगा -g, क्योंकि वस्तु को बिल्कुल सीधे ऊपर फेंकेंगे तो त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा। अच्छा देखिए यहां से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मतलब y अक्ष पे फेंक रहे हैं, तो जो विस्थापन होगा वो विस्थापन होगा हमारा y अक्ष पे फेंक रहे हैं, मतलब विस्थापन होगा हमारा y। तो हम गति का जो दूसरा समीकरण, उस समीकरण से हम मान रखेंगे। गति का दूसरा समीकरण हमारा समीकरण y बराबर v0yt प्लस 1/2 ay/t²। अब आप देख रहे हो इसके अंदर मैं y इस्तेमाल कर रहा हूं। y मतलब हम ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं, यानी y अक्ष पर गति कर रहे हैं। y अक्ष पर गति कर रहे हैं मतलब हमने ये y विस्थापन होगा, प्रारंभिक वेग भी v0y होगा और त्वरण भी a0 ay होगा। इनके मान रख देते हैं हम। y बराबर v0y पे मान हो जाएगा हमारा v0 sin थीटा इंटू t प्लस 1/2 ay। ऊर्ध्वाधर में जो त्वरण होगा वो ay बराबर होगा हमारा -g, तो इसको हम रख देंगे -g और इंटू t²। यहां से यदि हम बात करें तो y का मान निकल के आएगा हमारा v0 sin थीटा t माइनस 1/2 gt²। ये मान निकल के आया, हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ये पहला समीकरण बना हमारा और ये निकाला हमने ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति के लिए आपको याद रखना है कि उसमें प्रारंभिक वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। अब इसी प्रकार हम निकाल अच्छा अब देखिए हमें निकालना है क्षैतिज गति के लिए। अभी ऊर्ध्वाधर गति के लिए निकाला हमने, अब निकालेंगे हम क्षैतिज गति के लिए। यदि क्षैतिज गति के लिए हम निकालते हैं, क्षैतिज गति के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वहां पर क्षैतिज गति मतलब x अक्ष पर गति। तो x अक्ष पर गति जो होगी उसके लिए v0x बराबर हो जाएगा हमारा v0 cos थीटा। अब यदि हम त्वरण की बात करें, हमने पहले भी कह चुके हैं कि x अक्ष पर जो त्वरण होगा वो 0 होगा, तो यहां पर ax बराबर होगा हमारा 0। और विस्थापन की बात करें हम तो विस्थापन जो होगा, चूंकि x अक्ष पर है इसलिए विस्थापन x होगा। तो यहां से गति के दूसरे समीकरण में फिर मान रखते हैं, तो गति के दूसरे समीकरण से हम रखेंगे x बराबर, चूंकि x अक्ष पर है, ये हो जाएगा हमारा v0x t प्लस 1/2 ax/t²। यहां से यदि हम देखें तो x बराबर v0x पे हो जाएगा हमारा v0x पे v0 cos थीटा, ये हमने लिखा था v0 cos थीटा प्लस 1/2 ax। मैंने कहा था कि क्षैतिज पर जो त्वरण होगा वो 0 होगा, तो यहां पर 0 इंटू t²। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x का मान निकल के आया v0 cos थीटा इंटू टी, और ये तो पूरा 0 हो गया है। यहां से अब हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं t का मान। t का यदि मान निकालेंगे तो जो t का मान होगा यहां से यदि हम देखेंगे तो t बराबर हो जाएगा हमारा
टी बराबर एक्स बटे वी जीरो कॉस थीटा, एक्स बटे वी जीरो कॉस थीटा मान हो गया हमारा टी का। अब टी का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, तो हम लिखेंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारी y बराबर वी जीरो साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहां से हम मान रखेंगे y बराबर वी जीरो साइन थीटा इंटू टी, टी का मान रखेंगे, टी है हमारे पास x बटे वी जीरो कॉस थीटा, तो उसको लिखेंगे हम x बटे वी जीरो कॉस थीटा, फिर माइनस 1/2 जी, और टी स्क्वायर की जगह पे मान रख देंगे हम एक्स स्क्वायर बटे वी जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर बटे वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप देखो वी जीरो से वी जीरो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर मान प्राप्त होगा साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन, तो हमने लिख दिया इसको एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से एक इक्वेशन प्राप्त हुई हमें, ये जो समीकरण प्राप्त हुई ये समीकरण एक परवलय की समीकरण होती है, ये परवलय का समीकरण है। तो परवलय का जो समीकरण होता है इससे ये बात साबित हो रही है कि जब y एक्सिस पे हम उसको फेंकते हैं तो समीकरण कैसा बन रहा है, परवलय का समीकरण बन रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो परवलयाकार होता है। ये डेरिवेशन के अंदर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का जो रास्ता होता है जिससे वो गति करता है, जिस रास्ते से वो जाता है, वो जो रास्ता होता है वो परवलयाकार होता है, यानी इस तरीके का रास्ता। तो यहां से आपने देखा प्रक्षेप्य गति के लिए डेरिवेशन, इसके अंदर अभी भी कुछ चीजें हमें पढ़ना है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे वीडियो के अंदर इसको देखेंगे। धन्यवाद।